नमस्कार। आज हमारे बीच में कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा हैं, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ NCCRS यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मेंस स्ट्रगल उसके कन्वीनर हैं और नेशनल जॉइंट एक्शन कमेटी के भी कन्वीनर हैं, जिसके तहत रेलवेज़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, PNT और सारे संस्थान जिनका निजीकरण होने वाला है उन सब के भी कन्वीनर हैं। तो आज कामगार एकता कमेटी की ओर से हम श्री शिव गोपाल मिश्रा के साथ बात करेंगे। कॉमरेड मिश्रा, कामगार एकता कमेटी की ओर से आपको स्वागत है। थैंक यू। आपने ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन AIFAP इसके गठन में बहुत अहम भूमिका निभाई है और मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़ने का आपका बहुत अनुभव है। तो इस समय AIFAP यानी ऑल इंडिया फेडरेशन अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऐसा मंच बनाने, ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऐसा मंच बनाने की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई और इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये तो सही है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन शुरू से ही जो प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन की जो भारत सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ संघर्ष करता रहा है। और हम लोगों का सोच ये रहा है कि जो सरकारी क्षेत्र है उसको जो बेचने का काम पिछली सरकारें या वर्तमान सरकार करने का काम कर रही है, वो किसी भी लिहाज से ना तो देश के लिए उचित है, ना कर्मचारी पक्ष के लिए उचित है, ना उपभोक्ताओं के लिए उचित है। तो और ये भी बात सही है कि ये जो लड़ाई है उसको अगर कोई ये कहे कि एक व्यक्ति या एक संस्था इसको लड़ सकती है, वो संभव नहीं है। तो जब हम लोगों ने आपस में बातचीत की तो हमें लगा कि तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाना चाहिए इस निगमीकरण और निजीकरण की लड़ाई के खिलाफ। तो लगा कि ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक मंच पर लाते हैं तो ठीक है। और जब हम NCCRS के गठन के लिए आगे बढ़ रहे थे तो तमाम साथी इसमें जुड़ने का काम किए और विशेष तौर पर डॉक्टर के मैथ्यू जो हैं उन्होंने विशेष भूमिका अदा की, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हम लोगों को भी सहयोग उन्होंने दिया NCCRS के गठन में। तो हम लोगों ने भी ये बात सोची कि हम ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इस पर भी हम निश्चित तौर पर तमाम साथी, तमाम अपने मतभेद भुला करके झंडे और अपने तमाम चीज़ों का विरोधाभास ख़त्म करके अगर हम एक मंच पर इकट्ठा होंगे तभी हम देश में जो पब्लिक सेक्टर है उसको बचाने में कामयाब होंगे। जो AIFAP यह काम करना चाहता है कि सभी सेक्टरों के मज़दूरों को एक मंच पर लाया जाए और इस यूनिटी को मजबूत किया जाए। तो आपके विचार में क्या क्या कदम हमें लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ताकि एक क्षेत्र के मज़दूर दूसरे क्षेत्र के मज़दूरों का आपस में और ज़्यादा समर्थन कर सकें? देखिए, आज सरकार की जो नीति है वो कोई ऐसा नहीं है कि खाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को निगम में परिवर्तित करने की है। उनकी नीति जो है वो मुनाफे में चलने वाले तमाम उद्योगों को निगम बनाने की है, उनको निजी हाथों में सौंपने की है। भारतीय रेल को भी वो चाहते हैं कि निजी हाथों में सौंपने का काम किया जाए। तो जो ये नीतियां हैं वो सारे देश के मज़दूरों को प्रभावित करेंगी, अपने उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगी। तो इसलिए आवश्यकता है कि खाली ये अकेले इकला चलोरे वाली नीति को त्याग करके और देश के तमाम जो कामगार हैं, उनकी यूनियंस हैं, संगठन हैं, वो मिल करके
ये जो भारत सरकार की नीति है निजीकरण की, निगमीकरण की, अगर उसके खिलाफ इकट्ठा होकर के एक साथ संघर्ष करने की बात नहीं सोचेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई लाभ होने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि इस समय कोई इसमें हमारी दुराग्रह नहीं है। सिंपल बात यह है कि हमें जो देश का पब्लिक सेक्टर है उसको बचाना है, तो इसके लिए तमाम साथियों को इकट्ठा होकर के एक साथ एकताबद्ध तरीके से अगर हम संघर्ष करने के लिए एक मंच पर आएंगे तभी हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर को बचा पाएंगे। सरकार बार बार ये प्रचार करती है आम लोगों को बुद्धू बनाने के लिए कि ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जो है ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत फ़ायदाजनक होगा। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र के मज़दूर जो निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं तो दूसरे क्षेत्र के मज़दूर उस क्षेत्र के उपभोक्ता भी होते हैं। जैसे कि मज़दूर रेलवे के उपभोक्ता भी होते हैं, बिजली के उपभोक्ता होते हैं, बैंक, बीमा, हर चीज़ के उपभोक्ता भी दूसरे क्षेत्रों के मज़दूर होते हैं। और इन सभी क्षेत्रों का निजीकरण, निगमीकरण होने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि निजीकरण के ऊपर जो दूसरे क्षेत्र के मज़दूर जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर क्या बुरा असर होगा? इसके बारे में सबको वाकिफ़ करना चाहिए ताकि जो मज़दूर दूसरे क्षेत्रों के हैं पर उपभोक्ता हैं उस क्षेत्र के, वो भी इस संघर्ष में आपका समर्थन कर सकें। आपने बड़ा सही और मौजूद सवाल उठाया है। और ये अक्सर होता है कि जब एक क्षेत्र के लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो दूसरे क्षेत्र के मज़दूर जो हैं वो ये सोचते हैं कि यह शायद हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सरकार की तरफ से कुप्रचार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो है वो बिजली के साथ ही लड़ाई लड़े हैं कि हमारा जो निजीकरण किया जा रहा है तो ये देश के खिलाफ़ है और ये उपभोक्ताओं के ख़िलाफ़ है। तो उनको ये कहा जाएगा कि अभी तो लाइनमैन जो है वो आपसे पैसे ले लेता है, आपको बिजली की सप्लाई ढंग से नहीं मिलती है, आपकी बिजली की सप्लाई जो है वो जब कोई प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो बहुत एकदम ऐसा कर देगा कि बहुत 24 घंटे आपको सप्लाई मिलेगी और कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। ये सब बातें जो है वो उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ से कही जाती हैं। अभी एयर इंडिया या दूसरे क्षेत्र में अगर यही स्थिति आती है तो वहाँ भी यही कहा जाता है, अरे साहब ये तो घाटे में चलने वाला है, ये सफ़ेद हाथी है, इसको तो बेच लेना ही चाहिए, अच्छा है। और जब रेलवे की बात आती है तो रेलवे में भी यही प्रचार किया जाएगा कि जो है वो अगर ये प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा तो आपको बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एकदम कमाल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बदल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी बातें खोखली हैं, सरकार का दावा झूठा है। मैं 2-3 बातें इस पर कहना चाहूँगा। कोई भी सरकारी क्षेत्र जो है, कोई भी प्राइवेट क्षेत्र जो है वो सरकारी क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र का जो सोच है, सरकारी क्षेत्र में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या सरकारी क्षेत्र का जो एक तरीके से फोकस है, वो जिस क्षेत्र में है वहाँ की तरक्की, देश की तरक्की, उपभोक्ता को राहत और हर हालत में उनके लिए यही एक बहुमूल्य चीज़ होती है कि नहीं हम देश की सेवा में हैं। और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पूरे तंत्र को खोखला कर देता है, वो उपभोक्ता को पूरे तौर पर चोट पहुंचाने का काम करता है, वो उपभोक्ताओं के से जो है उसकी जेब से पैसे निकालने का काम करता है और बाद में जब तंत्र खोखला हो जाता है तो उसको छोड़ देता है। फिर वो जो है वो दूसरे लोगों के लिए होता है कि इसको अब चल नहीं सकता है, इसलिए अब इसको जो है वो छोड़ने का काम करता है और फिर चला जाता है। वो कहता है कि अब हमारे बस का नहीं है, आप हमको दिवालिया वाले जो है वो उसमें कंपनी कानून में ले लो और हमको कुछ पैसा वैसा और दे दीजिए जिससे कि हम इसको काम करें। वैसा एक जगह पे नहीं, बहुत जगहों पर जहाँ पर इन्होंने कॉरपोरेशंस बनाए, बाद में उनको बेचने का काम किया, तो सब में इस तरीके का हुआ है। चाहे सीमेंट ले लीजिए, चाहे शुगर ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए,
आप पाएंगे कि जो सरकारी क्षेत्र में शुगर मिल थे, सहकारी क्षेत्र में शुगर मिल थे, जो सीमेंट के कारखाने थे अच्छे चल रहे थे सरकारी क्षेत्र में, उनको चरागाह बना करके छोड़ दिया इन लोगों ने। और आज प्राइवेट सेक्टर जो है वो उपभोक्ताओं को करता है। एक ज़माने में इतनी सस्ती सीमेंट, इतना अच्छी शुगर मिलती थी, उन सब के दाम जो है वो आसमान पे पहुंचाने का काम किया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अभी आपको। एक तेजस ट्रेन IRCTC ने चलाई लखनऊ के लिए, उसमें जो किराया है वो उनको करने के लिए छूट दे दी गई कि आप जो चाहो किराया रख सकते हो, हमको पूरी गाड़ी का किराया दे दीजिए और आप जो मर्जी आया रख लीजिए। उसका असर ये हुआ कि जिन दिनों में दशहरा था, दिवाली थी, छठ थी, ईद थी, बकरीद थी, तो उन दिनों उन्होंने दूने 3 गुने किराए ले लिए। लोगों को इतना मतलब जो है वो लूटने का काम किया IRCTC ने। और जब वो एक तरीके से लीन सीजन था तो उनको जो है वो पैसेंजर नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले कि 7 मिनट वो गाड़ी बिफोर आती है, तो कौन आदमी उनको ज़्यादा पैसा दे करके और उसमें यात्रा करना पसंद करेगा। जो हमारी सरकारी गाड़ी है वो सिर्फ 7 मिनट पीछे आती है। वो भी इसलिए आती है कि चूँकि इन्होंने कानून बना दिया कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको रोक करके तेजस को निकाला जाएगा, जो कि इंडियन रेलवे एक्ट के बरखिलाफ़ है। कोई भी आदमी इसको जा कर के कोर्ट में इनको सू कर सकता है, इनको कटघरे में खड़ा करने का काम कर सकता है। हम लोगों ने जब इन्होंने तेजस चलाई तो हज़ारों आदमियों के साथ में प्रदर्शन किया, और उस जिस समय इन्होंने उसको छोड़ने का काम किया तो पूरा छावनी बनाया हुआ था स्टेशन में, फिर भी हम लोगों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और इसका विरोध करने का काम किया। हम पहले भी कह रहे थे कि ये ट्रेनें चलने वाली नहीं हैं, अल्टीमेटली वो गाड़ियाँ बंद हो गई। अहमदाबाद वाली भी बंद हो गई, लखनऊ वाली भी बंद हो गई। तो ये आज ये यही करना चाहते हैं। अभी कहते हैं हम 150 रूट्स पे जो है वो 153 गाड़ियाँ चलाएंगे। हम पूछते हैं क्यों चलाएंगे, कहते हैं ये लग्जरी ट्रेन्स होंगी। इस देश में जो रेल है वो देश के गरीब लोगों के लिए रेल है, आम आदमी के लिए भारतीय रेल है। उनके संसाधन जो ट्रांसपोर्ट है ये जो किसी चीज़ से यात्रा नहीं कर सकते, वो बेचारे रेलवे से यात्रा करते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि सरकार हमेशा जो है वो बड़े लोगों के बारे में ही सोचती है, जो हवाई जहाज़ से ट्रेवल कर सकते हैं, जो फर्स्ट AC में ट्रेवल कर सकते हैं। सारी नीतियाँ उन्हीं के बारे में बनने का काम होता है, और इसीलिए ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अच्छे रूट्स पर ये हमारी गाड़ियाँ जो हैं, जो बेचारे सामान्य लोगों को ले जा रही हैं या गरीब लोगों को ले जा रही हैं, उनके बजाय हम जो ऐसे क्लाइंट्स को लेने का काम करें जो कि जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और लग्जरी ट्रेन्स की सेवा लेने का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं भारतीय रेलवे के बारे में कह सकता हूँ, जो हम लोगों का अनुभव है, ये प्रयोग इनके सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा उपभोक्ता जो हमारा सेक्टर है वो गरीब लोगों का सेक्टर है। मैंने 50 बार अपने रेल मंत्रालय को इस बात को कहा है कि आप अपनी नीतियों को उनके लिए जो आप करना चाहते हैं करिए, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आपकी जो योजनाएं हैं वो हमारे गरीब लोगों के बारे में होनी चाहिए, जो घर से खाना बनवा करके अपने अंगोछे में बांध करके ले करके आते हैं, गाड़ी में भोजन करते हैं और प्लेटफॉर्म का पानी पी के चले जाते हैं। तो उनको आप पिज्ज़ा देंगे, उनके लिए आप अलग से वो करेंगे, उनके लिए आप 5 स्टार कल्चर ले आएंगे। अभी एक उद्घाटन किया गया है 2 दिन पहले अहमदाबाद में, गांधीनगर में, कहा कि 5 स्टार होटल बन गया उसके ऊपर। हमें 5 स्टार होटल की ज़रूरत नहीं है, वो तो कहीं भी बन सकता है। हमें रैन बसेरे की ज़रूरत है, ताकि गरीब आदमी जब काम करके आए तो वो कहीं पर शेल्टर मिल सके उसको। आज करोड़ों लोग इस देश में फुटपाथ के ऊपर सोने के लिए मजबूर हैं। हमारे जो डिब्बे हैं उनके अंदर इस तरीके से लोग घुसते हैं कि जहाँ 100 आदमी बैठने की कैपेसिटी है वहाँ 250-300 लोग घुसते हैं। हम कहते हैं आप साधारण गाड़ियाँ चलाइए, उनके लिए ले जाने का काम करिए। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का जो है उन्होंने जो है वो 41 फैक्ट्रीज को जो है 7 कंपनियों में बना करके और कहा कि हम इसको वो कर देंगे। ये कहाँ की बात है? आप बात नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ निगोशिएशन चल रहा था, CLC क्या जो है वो रहा था, आपने दबाव डाल करके रात को 10 बजे आपने उसको खारिज करा दिया। ये कौन सा तरीका है? और फिर सवेरे 10 बजे मीटिंग होती है, उसमें आप अप्रूव कर देते हैं कि जो है वो
साथ जो है कारपोरेशन में बना लेंगे। तो जो लोग काम कर रहे हैं, 76,000 लोग काम कर रहे हैं हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उनका क्या भविष्य होगा? अगर एक आदमी के पीछे 5 आदमियों को रख लीजिए तो जो 2-2.5 लाख लोग उनका परिवार है, और फिर तमाम एलाइड लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, एंसिलरीज में काम करते हैं, दुकानें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उन लोगों का क्या होगा? तो ये जो करोड़ों लोग इस देश में आज बेरोजगारी की कगार पर हैं, आज जो महंगाई के मार में परेशान हैं, ऐसे लोगों को अगर हम इस तरीके के वातावरण में ढालने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश जो है वो, आप भले ही जो मर्जी है कह दें, लेकिन तरक्की नहीं कर सकता है। आप देश तभी तरक्की कर सकता है जबकि सरकारी क्षेत्र को हम और मजबूत करने का काम करें। मैं एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा इस विषय पर, वो ये है कि अगर प्राइवेट क्षेत्र इतना ही अच्छा है, आप समझते हैं कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता है, तो अभी कोरोना काल में आपका प्राइवेट सेक्टर कहाँ गया था? जब हमारे प्रवासी मजदूर परेशान थे, वो पैदल ही चल पड़े, तमाम लोग जो है वो काल कवलित हो गए, तो उस समय आपके ये प्राइवेट सेक्टर के लोग कहाँ चले गए थे? उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं दिया? उनको उनके घर पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया? तब हम ही लोग थे, भारतीय रेल के लोग थे, हमने गाड़ियां चला करके करीब 3 करोड़ लोगों को उनके घरों में पहुंचाने का काम किया। और जो विदेशों में फंसे हुए थे उनको लाने के लिए भी कोई इंडिगो, स्पाइस जेट दूसरे जो आपकी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो नहीं गई, वहाँ भी एयर इंडिया ही गया उनको लाने के लिए। तो जब मुसीबत होती है इस देश में तो काम करने के लिए सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी लोग हैं, और जब बेचने का नंबर आए तो आप कहेंगे कि नहीं, आप जो है वो सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्रों में सौंप दिया जाए। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आम जनता के बीच में जाना होगा, सबको बात करनी पड़ेगी। ये जो ल्यूक्रेटिव, लोक लुभावन नारे दिए जा रहे हैं, इनके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि आज तुम खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी हर बस्ती में, हर गुंचा जल जाएगा। तो अगर आपको अभी भी तैयारी करनी है तो पूरी ताकत से इस प्राइवेटाइजेशन और निगमीकरण के खिलाफ सब लोग इकट्ठा होकर के लड़ो, तभी हम लोग जिंदा रहेंगे, तभी देश बचेगा, तभी रेल बचेगी, तभी समाज बचेगा। सरकार लोगों के बीच में ये प्रचार करती है कि जो पब्लिक सेक्टर के मज़दूर हैं वो सिर्फ अपनी नौकरियों को बचाने के लिए ही निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। वो ये भी कहती है कि निजीकरण लोगों के लिए लाभदायक होगा, इसलिए ज़्यादातर मज़दूरों को लोगों का समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को ये झूठा प्रचार किया जाता है। परंतु संगठित मज़दूरों की तादाद लाखों में होती है, और जबकि देश में लोगों की संख्या तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो उन सब का समर्थन मिलने के लिए हमें कैसे इस प्रोपेगेंडा का, जो सरकार का, खंडन करना है और कैसे लोगों का समर्थन मिलना है जो संगठित क्षेत्र के PSUs के मज़दूरों का जो संघर्ष है उसके लिए। देखिए, ये जो सवाल है ये बड़ा ही मौजूद सवाल है, और मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल 100% सही है कि हमारी लड़ाई जो है, हालांकि बिल्कुल सत्य पर आधारित है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश की आम जनता के लिए है। जो कर्मचारी काम करते हैं उस क्षेत्र में, उनकी तो लड़ाई है ही है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारी लड़ाई है वो खाली रेल कर्मचारी की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो सबसे पहले हमारे उपभोक्ता की लड़ाई है। लेकिन हम अपनी बात को उपभोक्ता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होते हैं। उसका 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि मीडिया जो है वो पूरे तौर पर जो है वो सरकार के कब्जे में हो गया है, ऐसा पहले कभी भी नहीं था। आज जो मेन लाइन मीडिया है, आप सवेरे से शाम तक देखिए तो वो सरकार के गुणगान करने में ही लगा रहता है, और वो इतना प्रचार कर देता है कि जिससे कि लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो तमाम हमारे कामगार लोग हैं और कामगारों के संगठन हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर देश को बचाना है तो हमें अपने सारे आइडियोलॉजी को, अपने सारे विरोधों को, अपने विरोधाभास को बिल्कुल किनारे रख करके सबको एक मंच पर आकर के इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जो एक लोगों के अंदर बड़ा शौक़ रहता है कि हम नेता, हम लीडर
वो बात नहीं होनी चाहिए। सब लोग मिलकर के ये सोचें कि नहीं, हम सबको मिल कर के इसका नेतृत्व करना है, हमको सामूहिक तौर पे इसकी अगुवाई करनी है और देश में एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जैसा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने बनाने का काम किया था। गांव गांव में जाना पड़ेगा, हम लोगों को एक नारा देना पड़ेगा, चलो गांव की ओर। क्योंकि आज अगर गांव के साथी इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ हमारा वास्तव में नुकसान हो रहा है, तो ये इस काम में हम बहुत सफलता पा सकते हैं। हमने रेलों को बचाने के लिए रेल बचाओ देश बचाओ कमेटीज़ का निर्माण करने का फैसला लिया और हर बड़े जंक्शन स्टेशन पर हम लोगों ने हर ट्रेड यूनियन को, वकीलों को, डॉक्टरों को, शिक्षकों को, किसानों को, सरपंचों को, प्रधानों को, सबको एक मंच पर ला करके इकट्ठा करने की कोशिश की है। और जिस दिन हम इसमें पूरे तौर पे कामयाब हो जाएंगे और सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, तो पहले तो हम वहाँ पर लोकल स्तर पर एक जो है वो लोगों को एक समझदारी के साथ में तैयार करने का काम करेंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस सवाल को लेकर के हम लोग दिल्ली मार्च करेंगे, जो प्रांतीय राजधानियाँ वहाँ मार्च करेंगे, इस देश के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। जन आंदोलन के आगे दुनिया झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला कामगारी हो सकता है, मजदूरी हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सब अपने विरोधाभासों को भुला करके और एक मंच पर इकट्ठा होकर के एक बार ये तय कर लें कि नहीं, हमको देश बचाना है। साथ साथ जो है आपके संगठन ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। इस संघर्ष को और मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए? ये तो सही है, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है। हमको इस बात का खुशी है कि 1924 में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की आधारशिला रखी गई थी और वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए रखी गई थी। देश आज़ाद हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ रहा है। सन 60 में भी हड़ताल की, सन 68 में भी हड़ताल की, सन 74 में भी हड़ताल की। लाखों लोगों ने नौकरियां खोई हैं, तमाम लोग शहीद हुए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक संघर्ष का इतिहास है, लड़ाकू इतिहास है। और हम आज भी जो हमारे साथी हैं, हम उनको तैयार करने का काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज करीब 7.5 लाख लोग नौजवान साथी हमारे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम उनको तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर ये रेल नहीं रहेगी तो तुम्हारा क्या होगा। तुमको अभी 40 साल, 50 साल, किसी को 35 साल, कम से कम 36-35 साल नौकरी लोगों को करनी है। ऐसे है बच्चे जो नए नए आ गए हैं, उनको 50 साल भी करनी पड़ सकती है। तो इनको युवाओं को तैयार करना, महिलाओं को तैयार करना, उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करना, इस सब काम को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसके एफिलिएटेड यूनियंस काफ़ी अच्छे तरीके से करने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि तमाम जो संगठन हैं उनको हम एक मंच पर लाने का काम करें और ये बताने का काम करें कि ये जो रेल बचाने का काम है वो खाली ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का नहीं है, ये आपका भी है। और हमने ये प्रयास किया भी है, लोगों को जोड़ा है, एक मंच पर लाने का काम किया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मैन स्ट्रगल का निर्माण किया है। हम अभी उसमें कुछ खाली जो है वो एक तरीके से बौद्धिक स्तर पर ही काम कर पाए हैं। लोगों को सिर्फ जो है वो इस बात को बताने में अभी तक सफल हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है और इसका क्या क्या नुकसान होगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि रेलवे में जो कामगार हैं वो काफ़ी समझदार लोग हैं, वो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक बार उनको समझा दो अच्छे तरीके से तो उनको फिर जो है वो लगता है कि हाँ वास्तव में हमारे को तैयार होने का काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये रेल बचाने की जो मुहिम है उसमें हमको निश्चित तौर पर साथ देने का काम करना चाहिए। खतरे हैं, नए बच्चे हैं, डरते भी हैं, वो सोचते हैं कि कल को निकाल दिया गया तो क्या होगा। फिर हम लोगों को इतिहास बताते हैं
कि पहले भी लोग निकाले गए फिर वापस आए। और इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि अगर हम लोग सब मिल करके जो है वो एक बार फैसला कर लें कि नहीं अब हमको संघर्ष करना ही है, लड़ना ही है इनसे, तो इतनी हिम्मत अभी सरकार की नहीं है। इंदिरा गांधी की नहीं थी तो वर्तमान सरकार क्या कर पाएगी? उन्होंने भी तो कोशिश करके देख लिया ना। महिला लोग कहते थे मार्गरेट थैचर से तुलना की जाती थी उनकी, लेकिन हम तो उनसे भी लड़े ना। तो अभी भी जो मर्जी हो सरकार में बैठा हो, चाहे जितना जो है वो अपने को मजबूत कहता हो, लेकिन जब हम देश बचाने के लिए निकलेंगे, रेल बचाने के लिए निकलेंगे, सरकारी उद्योग को बचाने के लिए निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि देश जो है हमारे साथ चलेगा। और जो इस तरीके की बातें सोच रहे हैं वो लोग भी अपना दिमाग बदलेंगे। वो जिस परिवार से आते हैं वो परिवार भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये तरीका ठीक नहीं है। और ये जो साथी अब निकल पड़े हैं मैदान में, हमें उनके साथ मिल कर के चलने का काम करना चाहिए और वो भी अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये जो NCCRS जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मेन स्ट्रगल, इसने 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल को नेतृत्व देने का काम किया था और इसकी पुनर्स्थापना में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत लीडिंग रोल रहा है। तो अब सभी फेडरेशन, यूनियन और एसोसिएशन एक बैनर के तले आ रहे हैं। संयोजक होने के नाते NCCRS के बारे में आपकी क्या योजना है और जिसमें रेल कर्मचारी एकजुटता के साथ निजीकरण का विरोध कर सकेंगे और भारतीय रेल का निजीकरण से बचा सकेंगे? देखिए, NCCRS की मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय रेल को बचाने में बहुत ही निर्णायक भूमिका होगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम लोगों ने सोचा कि इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो तमाम एसोसिएशंस ने, तमाम अनरिकग्नाइज्ड यूनियंस ने, रेलवे के हर कैटेगरी के लोगों ने जो है वो बहुत ही आगे बढ़ कर के भागीदारी करने का काम किया। चाहे वो रनिंग के लोग हों, चाहे वो चेकिंग के लोग हों, चाहे वो सिग्नलिंग के लोग हों, चाहे वो कारखानों में काम करने वाले साथी हों, कामगार हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों, हर आदमी ने आगे बढ़ कर के कहा। मैं तो यही कहूँगा कि ये कारवां हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां बन गया है। हमारी मजबूरी है, अभी तक ये कारवां आपको सड़क पर दिखाई पड़ता। ये सैलाब आपको शायद संसद का सत्र चल रहा होता तो आपको पता चलता कि 2, 4, 5 लाख लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये पेंडेमिक ने हम लोगों की जो है वो सारे जो योजनाएं हैं उनके ऊपर रोक लगा दी। इस कोरोना की वजह से हम लोग अभी जो अपना इंटरनल काम है उसी को कर रहे हैं और लोगों को बातचीत करके प्लानिंग स्टेज में ही अभी तक अटके हुए हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम इसकी एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे और कॉन्फ्रेंस में खाली कॉन्फ्रेंस करके ही नहीं रह जाएंगे। आने वाले समय में हम अपने रेल को कैसे बचाएं इसके लिए पूरे तौर पर स्ट्रेटजी बनाएंगे और सरकार से सीधे तौर पर कन्फ्रंटेशन की बात नहीं करेंगे, उनसे निगोशिएशन की बात करेंगे। उनको कहेंगे कि हम देश को जो है वो ऐसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं जिससे कि देश को कोई नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो। हम देश की जनता का भी कोई नुकसान नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हमको मजबूर करेंगे और आप हमारी बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास में कोई विकल्प भी नहीं बचेगा और फिर अगर आवश्यकता होगी तो हम मुकम्मल हड़ताल की भी बात करेंगे। एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं आप और बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, तो आपने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय? कोई संदेश देना चाहेंगे कि सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्र के ऊपर जो इस समय चारों तरफ से हमला हो रहा है उसके खिलाफ हमें किस प्रकार के संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए? हम लोग एक पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं नेशनल काउंसिल JCM का स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ।
उस नाते जो उनका जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन है, करीब 36 लाख कर्मचारी उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। उन सबको जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के माध्यम से एक मंच पर लाने का काम किया है हम लोगों ने। और इसी तरीके से जैसे रेलवे का मामला है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवे मेंस स्ट्रगल बना करके तमाम रेलवे के कामगारों को हम लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो तमाम स्टेट में काम करने वाले लोग हैं, न्यू पेंशन स्कीम के सवाल पर, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के नाम पर तमाम लोग जो है इस देश में, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, सब लोग इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। चूँकि ये नो पेंशन स्कीम है, ना फैमिली पेंशन मिलेगी, ना उनकी पेंशन मिलेगी, तो हमको सरकारी खजाने से पेंशन दी जाए, सोशल सिक्योरिटी का कोई जिम्मेदारी ले। तो इन सारे सवालों को लेकर के जब हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होने का काम करेंगे। मेरा एक ही संदेश है कि इन तमाम सवालों पर कि हम सरकारी क्षेत्र को कैसे बचाएं, हम सोशल सिक्योरिटी की रक्षा कैसे कर सकें, हम पुरानी पेंशन की बहाली किस तरीके से करा सकें, और अपने साथ साथ हम देश के उपभोक्ताओं को कैसे बचा सकें। तो इसके लिए खाली कर्मचारी ही नहीं, इस देश में तमाम जो उपभोक्ता हैं उनको भी एक मंच पर लाना होगा और एक बड़ा जन आंदोलन जो है इस देश के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। तभी जो है वो हम लोग जो है वो सरकारी क्षेत्र को बचाने में सफल होंगे। और मुझे आशा है कि तमाम सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, तमाम साथी इकट्ठा होने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर अपने क्षेत्रों को भी बचाएंगे, सरकारी क्षेत्र को भी बचाएंगे और देश को भी बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। आपने ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन की स्थापना और उसके आगे के जो कैसे संघर्ष को आगे ले जाना है, कैसे उपभोक्ताओं को मजदूरों के संघर्ष के साथ जोड़ना है और कैसे देश के लोगों के हित में पब्लिक सेक्टर को बचाना है और तमाम देश के मज़दूरों के हकों के लिए संघर्ष को आगे ले जाना है, इसके ऊपर आपने जो बहुत सारी जानकारी दी और बहुत ही प्रेरणाजनक मैसेज दिया देश के मज़दूरों के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कामगार एकता कमेटी की ओर से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत धन्यवाद।